Hey guys and welcome back to my YouTube channel. My name is ईशान अवस्थी and I hope you all are doing great. तो गाइज आज हम लोग पार्ट बी करने वाले हैं पीस चैप्टर का, जो कि हमारी पॉलिटिकल थ्योरी का चैप्टर है. सो गाइज इस वीडियो में हम रिमेनिंग टॉपिक्स करेंगे और जो प्रीवियस पार्ट था उसमें हमने स्टार्टिंग के पार्ट्स देखे थे, तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा. तो आप पहले पार्ट ए देखिएगा और उसके बाद आप इस पार्ट पे आइएगा. सो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो हमारे पहले टॉपिक से, जो कि है कैन वॉयलेंस एवर प्रमोट पीस. मतलब क्या हिंसा शांति को प्रमोट कर सकती है? सो इसका आंसर डिपेंड करता है कि कोई आपकी शांति को आपकी वीकनेस तो नहीं समझ रहा. फॉर एग्जाम्पल मैं हर चीज़ महाभारत से इंस्पिरेशन लेता हूँ. तो महाभारत में कई बार कौरवास ने पांडवास की जो शांति प्रियता थी उसे उन्होंने उसकी वीकनेस समझ लिया था. मतलब पांडवास लास्ट में इतनी इंसल्ट होने के बावजूद उन्होंने कहा था हमको आप 5 गांव दे दीजिए, बट स्टिल कौरवों ने कहा कि हम आपको एक सुई जितनी जगह भी नहीं देंगे अपनी लैंड में. तो जिसकी वजह से वॉयलेंस करना पड़ा टू प्रमोट पीस. क्योंकि अगर वॉयलेंस ना करते तो कौरवास राज करते रहते, और अगर राज करते तो प्रजा खुश नहीं रहती, इसलिए वॉयलेंस करना पड़ा. सिमिलरली अगर हम बात करें कलयुग की, तो हमारे महात्मा गांधी जी को हम लोग कई बार ऐसे बोल देते हैं मजबूरी का नाम महात्मा गांधी. तो जो पैसिफिस्ट लोग हैं, मतलब जो शांति प्रिय लोग हैं, उनका ऐसा मानना है कि मजबूती का नाम महात्मा गांधी है, ना कि मजबूरी का. अगर महात्मा गांधी नहीं होते, अगर उन्होंने सत्याग्रह या सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट ऐसे नॉन वायलेंट मूवमेंट ना स्टार्ट किए होते, तो आज शायद हम अंग्रेजों से आज़ाद नहीं हो पाते. बट ये भी हम भूल नहीं सकते कि भगत सिंह जी हमारे थे जिन्होंने वॉयलेंस का सहारा लिया था, और उनको भी माना जाता है कि अगर वो ना होते तो हमारा देश आज़ाद ना हो पाता. तो दोनों ही चीज़ें डिपेंड करती हैं टाइम टू टाइम और अपनी अपनी आइडियोलॉजी के बेस पे. तो ऐसा माना जाने लगा कि आप वॉयलेंस तब तक ना करें जब तक आपको सेल्फ डिफेंस ना करना हो. जब आपके खुद पर बात आए तब आप वॉयलेंस का सहारा ले सकते हैं टू प्रमोट पीस. चलिए और अच्छे से समझते हैं हमारे इस टॉपिक में. It has often been asserted that violence though it is an evil, can sometimes be necessary prelude to bringing out peace. तो वॉयलेंस जो कि इविल है, एक बुरी चीज है, बट स्टिल इसका सहारा हमें कई बार लेना पड़ता है टू प्रमोट पीस, सोसाइटी में पीस एंड हार्मनी बनाने के लिए. नेक्स्ट थिंग, pacifists who consider peace to be supreme value take a normal stand against violence even for attaining just ends. तो जो पैसिफिस्ट लोग होते हैं जस्ट लाइक महात्मा गांधी, उनको चाहे कितना ही प्रताड़ित किया गया हो, परेशान किया गया हो, बट उन्होंने कभी नॉन वायलेंस का रास्ता नहीं छोड़ा. उन्होंने क्या बोला कि अगर कोई एक गाल पे झापड़ मारे तो दूसरा आगे कर दीजिए, तो वो खुद ही आगे वाला पर्सन शर्मा जाएगा, या वो शर्म के मारे खुद ही वो गिल्टी फील करने लगेगा. तो ये उनकी पैसिफिस्ट अप्रोच थी, तो उनका ऐसा मानना था. नेक्स्ट थिंग, civil disobedience is the major mode of such struggle, a prominent instance being Gandhi's deployment of satyagrah during freedom struggle. तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की जो नींव रखी गई थी उसके दौरान में गांधी जी ने क्या मांगा था, उन्होंने ये कहा था कि हम इस मूवमेंट को तभी करेंगे जब ये मूवमेंट नॉन वायलेंट होगा, इसमें कोई वायलेंस का सहारा नहीं लिया जाएगा. तो ये इनकी एक पैसिफिस्ट अप्रोच दिखाती है. इसके बाद ड्रॉइंग इंस्पिरेशन फ्रॉम हिम, मार्टिन लूथर किंग वेज्ड अ सिमिलर बैटल इन 1960s अगेंस्ट एंटी ब्लैक रेशियल डिस्क्रिमिनेशन इन यूएसए. तो मार्टिन लूथर किंग, उन्होंने भी यूएसए में सेम अप्रोच गांधी जी से इंस्पिरेशन लेके अपनाई, जिसमें उन्होंने नॉन वायलेंस किया और एंटी ब्लैक के खिलाफ प्रोटेस्ट करी. सो नाउ आई होप आपको समझ में आया होगा कैन वॉयलेंस एवर प्रमोट पीस. हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे, जो कि है पीस एंड द स्टेट. मतलब यहाँ पर बात हो रही है कि जो स्टेट से यहाँ हम डिनोट कर रहे हैं कंट्रीज को. तो जो डिफरेंट कंट्रीज वर्ल्ड में बट गई हैं, वो एक बहुत बड़ा रीजन है कि कंट्रीज में पीस नहीं आ पा रहा है, या इस वर्ल्ड में हार्मनी और पीस नहीं आ पा रहा है. वो किस लिए? आज हर कंट्री सोचती है कि हम ज़्यादा ग्रो करें, हम ज़्यादा डेवलप हो, हमारे सिटीजन ज़्यादा खुश रहें. तो वो दूसरों के सिटीजन्स के बारे में नहीं सोच रही है, सिर्फ अपने बारे में सोच रही है. तो वो चाह रही है कि हम अपनी टेरिटरी बढ़ाते चले जाएं, और जब वो अपनी टेरिटरी बढ़ाना चाह रही है तो दूसरे की तो टेरिटरी कम होगी ना. जाहिर सी बात है, अगर 2 इक्वल रेशियो में कोई कंट्रीज बटी हुई हैं तो एक चाहेगी हमारी ज़्यादा बढ़ जाए रेशियो, तो दूसरे का ऑब्वियसली कम होगा. तो इसकी वजह से पीस इस्टेब्लिश नहीं हो पा रहा है, क्योंकि हर कोई सेल्फिश हो गया है आज की डेट में. हर कोई अपना ही भला या अपनी ही ग्रोथ चाह रहा है. तो टॉपिक से जानते हैं. It is argued that the division of world into separate sovereign states is an impediment to the pursuit of peace.
तो ये आर्ग्यू किया जाता है कि वर्ल्ड जो डिफरेंट डिफरेंट भागों में बट गया है, डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में बट गया है, वही एक सबसे बड़ी रुकावट बनी हुई है पीस की। इम्पीडमेंट मतलब यहाँ पर रुकावट है। इसके अलावा as each state sees itself as an independent and supreme entity, it tends to protect its own citizens या फिर its own interest। तो हर स्टेट अपने आप को एक इंडिविजुअल एंटिटी मानता है, अलग मानता है सबसे, तो वो अपनी ग्रोथ देखता है और दूसरे को कहता है ये भाड़ में जाए, हमें कोई मतलब नहीं है, या उस पर कई बार अटैक करवा देता है। तो उससे क्या होता है, पीस नहीं आ पाएगा भाई। जब दो कंट्रीज में वॉर होगा आपस में, तो पीस कौन खुश होगा? कोई खुश नहीं होगा। सिटीजन्स को सबसे ज्यादा नुकसान होगा, टैक्सेस बढ़ा दिए जाएंगे। तो इसलिए ये सबसे बड़ी रुकावट बना हुआ है। नेक्स्ट थिंग, इन टूडेज वर्ल्ड ईच स्टेट हैज कंसोलिडेटेड इंस्ट्रूमेंट ऑफ फोर्स एंड कोअर्शन। तो आज की डेट में हर कंट्री किसे कंसोल कर रही है? फोर्स और कोअर्शन को, मतलब अपने सिटीजन्स को फोर्स कर रही है, कोअर्शन में डाल रही है कि आपको ये काम करना ही करना है, भले ही उनकी एग्रीमेंट हो या ना हो। और उसके लिए उसको अपने जो आइडियाज हैं उसे इंप्लीमेंट कराने के लिए किसकी मदद लेते हैं? सेना की या पुलिस की। जो पुलिस हमारी प्रोटेक्शन के लिए, हम हार्मनी में रह पाए, पीसफुली रह पाए, हमारी प्रोटेक्शन के लिए लगानी चाहिए, उसे हमें फोर्स करा जाता है और हमें कोअर्शन में डाला जाता है उसकी मदद से। इसके बाद द लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन टू सच प्रॉब्लम लाइज इन मेकिंग द स्टेट मोर अकाउंटेबल थ्रू डेमोक्रेटाइजेशन वाया इफेक्टिव सिस्टम ऑफ सिविल लिबर्टीज। तो एक इफेक्टिव वे है इसको खत्म करने का और पीस को लागू करवाने का। वो क्या कि हम डेमोक्रेटाइजेशन कर दे सिविल लिबर्टीज को। जैसे कि इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन हमारा इंश्योर करता है थ्रू आर्टिकल 21A, दैट इज राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, कि हर एक इंसान के पास पर्सनल लिबर्टी है टू गो एनीवेयर ही वांट, टू ईट वॉट एवर ही वांट, टू वर्शिप वॉट एवर लॉर्ड ही वांट। तो उसी तरह से पूरे वर्ल्ड में जब हमारा पीस होगा, हमारे पूरे वर्ल्ड में जब इफेक्टिव सिस्टम ऑफ सिविल लिबर्टीज लागू हो जाएंगी, तो डेमोक्रेसी आ जाएगी वर्ल्ड में। और जब लोकतंत्र आ जाएगा तब हर इंसान खुश रहेगा। हर इंसान के पास जब एक्सप्रेस करने का अधिकार होगा, तो वो कोई इंसान क्यों चाहेगा कि वो जबरदस्ती वॉर करे या अपनी जान को खतरे में डाले? वो तो चाहेगा कि हम खुशी से पीसफुली रह पाएं। तो ये एक इफेक्टिव सॉल्यूशन है। अब हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे, डिफरेंट अप्रोचेस इन द परस्यूट ऑफ पीस। अब यहां पर 3 डिफरेंट अप्रोचेस हमें देखने को मिलती हैं जो कि हमारे पीस को प्रमोट कर सकती हैं। सो यहां पर पहली है, फर्स्ट अप्रोच अकॉर्ड्स सेंट्रलिटी टू स्टेट्स, रिस्पेक्ट देयर सोवरेनिटी एंड थ्रेड्स कंपटीशन अमंग देम एज द फैक्ट ऑफ लाइफ। अब आपकी लाइफ का एक बहुत बड़ा फैक्ट है कि आपकी लाइफ में अगर खुशियां आएंगी तो साथ ही साथ आपकी लाइफ में दुख भी आएंगे। अगर आप लाइफ में स्ट्रगल करोगे तो आप लाइफ में सक्सेस भी अचीव करोगे। तो ये एक फैक्ट ऑफ लाइफ है। तो इसी को एक अप्रोच बना दिया गया कि अपने जितने भी वर्ल्ड की कंट्रीज हैं उनको इंडिपेंडेंट छोड़ दिया जाए और उनको बोला जाए कि आप बैलेंस ऑफ पावर रखिए। मतलब अगर आप चाहते हैं तो आप कॉम्पीट करिए, अगर आप चाहते हैं तो सक्सेस अचीव करिए, मतलब कि दूसरी कंट्री पर विक्ट्री अचीव करिए। अगर आप चाहते हैं तो आप अपने दोनों कंट्री में पीस बनाकर रखिए। इससे क्या होगा, जब सारी ही कंट्री इंडिविजुअल लेवल पर रहेंगी तो वो अपने हिसाब से लाइफ की जर्नी को तय करेंगी और इसको एज अ फैक्ट ऑफ लाइफ मान लिया जाना चाहिए। सेकेंड अप्रोच अंडरस्कोर्स द ग्रोइंग सोशल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन अमंग द नेशन। दूसरी अप्रोच ये कि हर कंट्री में आपस में इंटरडिपेंडेंस ला दिया जाए, जिससे कि वो लोग एक दूसरे की ग्रोथ को साथ ही साथ कंसीडर करते हुए चलें। जैसे कि एक कंट्री अगर ऑटोमोबाइल्स की एक्सपर्ट है तो दूसरी कंट्री उसकी इंपोर्टर बन जाए। तो जब ऐसा होगा तो एक बनाएगी, एक इसे इंपोर्ट करेगी, दोनों इंटरडिपेंडेंट हो गए ना। जब इंटरडिपेंडेंट हो गए तो वो लड़ाई ही क्यों करेंगे, वो आपस में हार्मनी के साथ रहेंगे क्योंकि दोनों को एक दूसरे की जरूरत पड़ेगी। Third approach envisages the emergence of supranational order and sees the fostering of global community as the surest guarantee of peace. थर्ड अप्रोच ये कहती है हमारी कि सुप्रानेशनल ऑर्गेनाइजेशन को ले आया जाए या ऑर्डर को ले आया जाए। सुप्रानेशनल ऑर्डर मतलब कि ग्लोबल लेवल पे कंट्रीज को डील कराया जाए। जैसे कि यूनाइटेड नेशंस की जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है वो पूरे वर्ल्ड के लिए होती हैं, पूरे वर्ल्ड में पीस और ग्रोथ को इंप्लीमेंट करवाने के लिए। तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन का यूज किया जाए जिससे कि उन पर एक बंधन रहेगा। जैसे कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के 5 परमानेंट मेंबर्स हैं और वही मिलकर डिसीजंस लेते हैं ग्लोबल लेवल पे। तो ग्लोबल लेवल पे जब वो डिसीजंस लें तो वो
एक बर्डन क्रिएट करके रखते हैं, एक प्रेशर क्रिएट करके रखते हैं डिफरेंट कंट्रीज पर कि वो लड़ाई झगड़ा ना करे, दूसरी कंट्री में जाकर वॉर ना कर दे, तो उसे लुक आफ्टर करती है सुप्रानेशनल ऑर्गेनाइजेशन, तो उसका यूज किया जाए टू प्रमोट पीस। सो ये 3 अप्रोचेस थी जो कि द यूएन में बी सेड टू एम्बॉडी द एलिमेंट ऑफ ऑल 3 अप्रोचेस, और यूनाइटेड नेशंस ही लुक आफ्टर करता है इन तीनों ही अप्रोचेस को और उसी के थ्रू ये इंप्लीमेंट होती है। सो ये 3 अप्रोचेस अगर हम अपनाएंगे तो हम पीस को जरूर अचीव कर पाएंगे पूरे वर्ल्ड में। लास्ट टॉपिक देखेंगे हमारे चैप्टर का भी और इस वीडियो का भी, कंटेम्प्रेरी चैलेंजेस। मतलब कि जो यूनाइटेड नेशन की पीस कीपिंग फोर्स है जो कि इंश्योर करती है कि पूरे वर्ल्ड में पीस है कि नहीं, उसने क्या चैलेंजेस फेस किए थे ड्यूरिंग द कंटेम्प्रेरी एरा, उसके बारे में हमारा टॉपिक है। While United Nations organization has several noteworthy achievements, to its credit, it has not succeeded in eliminating the threats to peace. वैसे तो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव मानी जाती है एज अ पीस कीपिंग फोर्स, बट स्टिल ऐसा नहीं है कि इसने सारे ही पीस क्या कहते हैं, सारी पूरे वर्ल्ड में पीस को बना के रखा हुआ है। टाइम टू टाइम इसके में भी बहुत सारे लूप होल्स देखने को मिले, जैसे कि US intervention in Afghanistan and Iraq is an glaring example of such conduct. US ने बिना पूछे यूनाइटेड नेशन से अपना इंटरफेरेंस दिखाया हमारे इराक एंड अफगानिस्तान वॉर में, जिसमें मास सिविलियंस की डेथ हुई। वो एक एग्जाम्पल है इसके लूप होल का। हमारी क्योंकि जो यूएस है वो सबसे ज़्यादा पावरफुल है, उसकी डोमिनेंस चलती है, हेजीमनी चलती है। आप जब क्लास 12th में जाएंगे तो आप ये टर्म बहुत ज़्यादा सुनेंगे और ये चैप्टर भी है हमारा यूएस हेजीमनी। तो यूएस को मना कर नहीं सकता यूनाइटेड नेशन क्योंकि वो डोमिनेट करता है, प्लस उसके पास यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में वीटो पावर है, यानी वो परमानेंट मेंबर है, तो इसलिए उसे कोई रोक नहीं पाया। सेकेंड थिंग, अटैक ऑन 9/11 इन यूएसए 2001 बाय टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन अल-कायदा। तो ये जो 9/11 है, यानी कि 11 नवंबर को, जो 11 सितंबर, आई एम सॉरी, यहाँ पर जो यूएस के टर्म में है वहाँ पे मंथ पहले लिखा जाता है और डे आपका बाद में लिखा जाता है। तो 11 सितंबर को यहाँ पर अटैक होता है यूएस की मेन बिल्डिंग में, जस्ट लाइक कि यूएस की पेंटागन बिल्डिंग और जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर है, ऐसी इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स पर अटैक करवाया जाता है। तो उसे भी हमारी जो पीस कीपिंग फोर्स है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, उसे रोक नहीं पाती है। तो ये इसका एक लूप होल है। इसके अलावा जीनोसाइड इन रवांडा, नियरली 500,000 टुट्सीज वर मर्डर्ड बाय द हुतूस। ये एक अफ्रीकन कंट्री हमारी रवांडा, यहाँ पर 500,000 से ज़्यादा जीनोसाइड हुआ था। मतलब कि एक पर्टिकुलर कम्युनिटी जो हमारी टुट्सीज थी उसे मर्डर कर दिया गया था बाय हुतूस इन 1994। इसे भी यूनाइटेड नेशन की पीस कीपिंग फोर्स रोक नहीं पाई थी, तो ये भी उसका एक लूप होल है। After that, bomb at Hiroshima and Nagasaki is an alternative example of peacekeeping. मतलब ऐसा नहीं कि सारे लूप होल्स हम लोग इस टॉपिक में पढ़ेंगे, बल्कि हमारा जो बॉम्ब प्लांटेशन हुआ था हिरोशिमा एंड नागासाकी में, जो कि यूएस ने बॉम्ब ड्रॉप कर दिए थे जापान की इन 2 सिटीज़ पर, क्या हुआ कि यूएस ने दिखाया कि हम हेजिमेनिक पावर हैं, हमारे पास बहुत ताकत है, अगर जापान तुम हमसे लड़ोगे तो हम तुम्हारी पूरी कंट्री ही खत्म कर देंगे, जैसे कि हमने तुम्हारी 2 सिटीज़ को ख़त्म किया है। तो इसके चलते यूएस ने जापान से एक एग्रीमेंट साइन किया कि अब आज के बाद तुम कोई अपनी मिलिट्री नहीं बनाओगे खुद की, जितनी भी मिलिट्री चाहिए होगी वो हम खुद से तुमको प्रोवाइड करेंगे, सारे एम्यूनेशंस और वो सब हम तुम्हें प्रोवाइड करेंगे, पर तुम खुद की मिलिट्री नहीं बनाओगे। क्यों ये कहा था यूएस ने? क्योंकि जापान की जो टेक्नोलॉजी है वो बहुत ज़्यादा एडवांस थी और अगर वो मिलिट्री अपनी बनाने लगता तो वो वर्ल्ड को डोमिनेट करने लगता। बट यूएस उस समय पावर में था, तो यूएस कभी नहीं चाहेगा कि जापान इतना ज़्यादा पावरफुल बने, तो उसने उसको रोक दिया तभी जब उसके पास पावर थी, और कहा कि अब तुम्हें अगर कोई थ्रेट पड़ेगा पूरे वर्ल्ड में किसी भी कंट्री से तो हम तुम्हें अपनी आर्मी भेजेंगे, हम सब तुम्हारे लुक आफ्टर करेंगे, बट तुम अपनी आर्मी नहीं बनाओगे। तो ये सारी क्या कहते हैं हमें चीज़ें जानने को मिलती हैं कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में कि कितने सारे अफेयर्स हुए थे और कई बार हमारी जो पीस कीपिंग फोर्स है वो फेल भी हुई है। ऐसा नहीं होता कि कोई चीज़ परफेक्ट हो, उसमें हर चीज़ में कुछ ना कुछ लूप होल हो जाते हैं और वही यहाँ पर देखने को मिले। सो इसी के साथ आपका चैप्टर खत्म होता है। आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा, आपको चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक एक पॉइंट मैंने कवर करने की कोशिश की है और साथ ही साथ ऐसा इंश्योर किया है कि आपको बुक भी खोलने की ज़रूरत ना पड़े और आप पूरा चैप्टर समझ जाएं। आप कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी देख लेते हैं जो कि आपके पेपर में पूछ लिए जा सकते हैं इस चैप्टर से। डिस्क्राइब द इंपॉर्टेंस ऑफ पीस,
Define the forms of structural violence. How could violence ever promote peace? Explain the different approaches to pursuit of peace. And last, describe the contemporary challenges in establishing peace. So guys, I hope आपको वीडियो पसंद आया होगा. If you like this video, give this video a big thumbs up and also don't forget to subscribe my channel. साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. Till then, stay tuned.